मायरा के गले लगते ही अरमान ने भी मायरा को कसकर अपनी बाहों में भर लिया। मायरा को बाहों में भरते ही अरमान को सुकून सा मिला, वरना वो इन 2 दिनों से बहुत बेचैन था। मायरा के बिना वो सो भी नहीं पा रहा था। अरमान की आंखों से कुछ बूंद आंसू निकल आए। उसने मायरा को अपनी बाहों में भरे हुए ही कहा, जान, फिर दोबारा कभी ऐसा मत करना। तुम्हें नहीं पता ये 2 दिन मैंने तुम्हारे बिना कैसे बिताए हैं। हर पल डर लगा रहता था कि पता नहीं तुम कहाँ हो, कैसी हो। कितने बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे, तुम सोच भी नहीं सकती कि मैं कितना डर गया था। यह कर अरमान ने मायरा के माथे को चूमा और अपने आंसू पोंछकर मायरा को गोद में उठाया और आउट हाउस से निकलकर फार्म हाउस की तरफ चल दिया। मायरा ने भी अरमान के गले में अपनी बाहें डालकर अपना चेहरा उसकी गर्दन में छुपा लिया। फार्म हाउस के अंदर आते ही अरमान ने सर्वेंट को खाना बनाने को कहा और मायरा को लेकर ऊपर अपने रूम की तरफ चल दिया। रूम में पहुंचकर अरमान मायरा को लेकर सीधे बाथरूम में चला गया। अरमान ने मायरा को नीचे उतारा और अपना कोट, शूज और वॉच उतारकर साइड में रखे रॉक पर रखा और पानी का टेम्परेचर सेट कर शावर ऑन कर मायरा को नहलाने लगा। कुछ देर बाद अरमान बाथरोब पहने मायरा को लेकर रूम में आया और मायरा को ड्रेसिंग चेयर पर बिठाकर टॉवल से उसके बाल पोंछकर हेयर ड्रायर से बाल सुखाने लगा। बालों को सुखाने के बाद अरमान ने मायरा के बालों में कॉम्ब किया। मायरा चुपचाप बैठी मिरर में से बस अरमान को ही देख रही थी। बालों में कॉम्ब करने के बाद अरमान ने ड्रेसिंग टेबल में सिंदूर की डिब्बी उठाई और उसमें सिंदूर लेकर मायरा की मांग भर उसके माथे को चूम लिया। ये देख मायरा मुस्कुराई और मायरा को मुस्कुराता देख अरमान भी मुस्कुरा दिया। उसने मायरा को देखते हुए कहा, तुम चेंज कर लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आता हूँ। तो मायरा ने हाँ में सिर हिलाया और कपड़े लेकर चेंजिंग रूम में चली गई। मायरा के जाते ही अरमान ने भी चेंज किया और नीचे किचन में खाना लेने चला गया। सर्वेंट ने खाना बनाकर रेडी कर दिया था। अरमान ने गर्मा गर्म खाना प्लेट में सर्व किया और दूध गर्म करके गिलास में डालकर उसमें एक टेबलेट डालकर चम्मच से दूध में उस टेबलेट को अच्छे से मिक्स कर दिया और दूध का गिलास और खाना ट्रे में रख ऊपर अपने रूम की तरफ चल दिया। अरमान सीढ़ियाँ चढ़ते हुए अपने मन में खुद से बोला, आई एम सॉरी जान, मैंने तुमसे झूठ प्रॉमिस किया। तुमने भी तो कोई रास्ता नहीं छोड़ा मेरे पास, तो मजबूरन अब मुझे ये सब करना पड़ रहा है। अरमान खाने की ट्रे लिए रूम में पहुंचा। मायरा सोफे पर बैठी अरमान का ही वेट कर रही थी। अरमान मायरा को देख मुस्कुराते हुए उसके पास आ गया और खाने को टेबल पर रख मायरा के पास बैठ गया और मायरा को खाना खिलाने लगा। मायरा इस वक्त बहुत भूखी थी। उसने 2 दिन से कुछ नहीं खाया था। मायरा किसी छोटे बच्चे की तरह जल्दी जल्दी खाना खा रही थी। मायरा को जल्दी जल्दी खाना खाता देख अरमान ने कहा, जान, आराम से खाओ और अच्छे से चबाकर खाओ। किस बात की जल्दीबाजी है? मायरा खाना खाते हुए अरमान को देखकर बोली, अरमान, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। अरमान ने नाराजगी से मायरा को देखते हुए कहा, क्या तुमने इन 2 दिनों में कुछ नहीं खाया? अरमान को देख मायरा समझ गई कि अरमान उसकी इस हरकत से बहुत नाराज है। और हुए भी क्यों ना, उसने हरकत भी तो कुछ ऐसी ही की थी। मायरा ने अरमान को देखकर स्माइल की और उसके हाथ से खाने का बाइट खाकर हाँ में सिर हिला दिया और अपनी नजरें अरमान से चुराने लगी। अरमान ने कुछ नहीं कहा और बस उसे खाना खिलाने लगा। मायरा ने जब देखा अरमान उससे कुछ नहीं कह रहा है, तो उसने अपनी नजरें उठाकर अरमान को देखा, जिसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अरमान को बिल्कुल शांत देख मायरा ने उसका हाथ पकड़कर कहा, आपने खाना खाया? तो अरमान ने मायरा को देखते हुए कहा, मैं बाद में खा लूँगा, पहले तुम खाओ। इस वक्त तुम्हें मुझसे ज़्यादा खाने की ज़रूरत है। यह कह अरमान ने अपने हाथ से मायरा का हाथ हटाया और उसे खाना खिलाने के लिए चम्मच उसके मुंह के आगे किया। तो मायरा ने अरमान के हाथों से चम्मच लेकर अरमान को खाना खिलाते हुए बोली, मेरे साथ साथ आपको भी खाने की ज़रूरत है। मैं जानती हूँ मेरे बिना आपने भी कुछ नहीं खाया होगा। मायरा को देखते हुए अरमान मायरा के हाथ से खाना खाने लगता है और अपने मन में ही कहता है, जब तुम मुझे इतना समझती हो तो क्यों मेरी बात नहीं मान लेती। दोनों ही एक दूसरे को खाना खिलाते हैं। खाना खाने के बाद अरमान मायरा को दूध पीने को कहता है, तो मायरा मना कर देती है और सोफे से उठकर बेड पर जाकर लेट जाती है। ये देख अरमान दूध का गिलास लेकर बेड के साइड टेबल पर रखता है और बेड पर बैठकर मायरा के बालों में हाथ फेरते हुए कहता है, जान, पहले दूध पी लो, फिर सो जाना। फिर अरमान मायरा को उठाकर बिठाता है और उसे दूध का गिलास देते हुए बोला, अपने लिए ना सही, हमारे बेबी के लिए ही पी लो। तो मायरा मुस्कुराकर अरमान को देखती है और अरमान से दूध का गिलास लेकर दूध पीने लगती है। मायरा को दूध पीता देख अरमान राहत की सांस लेता है।
वरना जब मायरा ने दूध पीने से मना कर दिया था तब अरमान घबरा गया था। दूध पीकर मायरा ने गिलास साइड टेबल पर रखा और अरमान को देखते हुए स्माइल करते हुए बोली, नाउ हैप्पी? तो अरमान मुस्कुराते हुए मायरा को देखकर बोला, वेरी हैप्पी। अब तुम सो जाओ। ये क्या, अरमान मायरा को लेटाकर उसे चादर उड़ाता है और जाने लगता है तो मायरा अरमान का हाथ पकड़कर उसे रोकती हुई बोली, अरमान आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे आपके साथ सोना है। तो अरमान स्माइल करते हुए मायरा के पास लेट जाता है और मायरा अरमान के करीब आकर उसके सीने पर अपना सिर रखकर उसे कसकर पकड़कर लेट जाती है। अरमान भी मायरा को अपनी बाहों में भर लेता है। मायरा अरमान के सीने से अपना सिर उठाकर अरमान को देखते हुए कहती है, अरमान आप परेशान मत होइए, मुझे कुछ नहीं होगा। जब तक आप मेरे साथ हैं तब तक मुझे कुछ नहीं हो सकता है। ये कह मायरा ने अरमान के होठों पर छोटा सा किस किया और पीछे हट गई। अरमान ने अपने एक हाथ को मायरा के गाल पर रखकर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, मैं कभी तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। ये कहकर अरमान ने अपने होठ मायरा के होठों पर रख उसे किस करने लगा। अरमान बहुत प्यार से मायरा को किस कर रहा था। एक लंबी और पैशनेट किस के बाद अरमान मायरा के होठों से अलग होता है और मायरा को अपनी बाहों में समेटकर उससे बातें करने लगता है। दोनों एक दूसरे की बाहों में सिमटे बातें करते हैं। बातें करते हुए मायरा की आंखें बार बार बंद हो रही थीं। उसे अपनी पलकें भारी भारी लग रही थीं। कुछ ही देर में मायरा गहरी नींद के आगोश में चली जाती है। जब अरमान को मायरा की गर्म सांसें अपने सीने पर महसूस होती हैं तो अरमान मायरा को देखता है जो गहरी नींद में सो रही थी। मायरा को सोता हुआ देख अरमान उसके माथे को चूमता है और उसे अपने सीने से लगाकर कहता है, जान मैं तुम्हें नहीं खो सकता। कुछ देर ऐसे ही मायरा को अपने सीने से लगाकर रखता है, फिर मायरा को ठीक से सुलाकर उससे अलग होता है और बेड से उठकर अपना फ़ोन लेकर कुछ देर किसी से बात करता है। फिर कॉल कट कर फ़ोन अपने पॉकेट में रखता है और मायरा के पास आकर बैठ जाता है। अरमान बेड पर बैठकर मायरा को निहारता है और उस पर से चादर हटाकर मायरा के पेट पर हाथ रखकर कहता है, बेबी डैड जो करने जा रहे हैं उसके लिए आप अपने डैड को माफ़ कर देना, लेकिन आप ये मत सोचना कि मैं आपसे प्यार नहीं करता। डैड आपसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन आपसे ज़्यादा डैड आपकी मम्मा से प्यार करते हैं। फिर अरमान झुककर मायरा के पेट पर किस करता है और किस करते ही अरमान की आंखों से आंसू बह निकलते हैं। अरमान रोते हुए मायरा के पेट को सहलाते हुए कहता है, आई एम सॉरी बेबी, बट डैड लव्स यू। फिर अरमान मायरा के पेट से अलग होकर मायरा के चेहरे को देखता है और उसके करीब जाकर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा लाकर मायरा के पूरे चेहरे को चूमता है और उसे अपने सीने से लगा लेता है। ये सब करते हुए अरमान के आंसू बहे जा रहे थे और इन सब से अनजान मायरा गहरी नींद में सो रही थी। अगले दिन सुबह के 11 बजे मायरा की आंख खुलती है। मायरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वो अपनी आंखें खोल नहीं पा रही थी क्योंकि उसे अभी भी अपनी पलकें भारी भारी लग रही थी। मायरा हिल भी नहीं पा रही थी। उसे अपनी बॉडी में वीकनेस और पेन फील हो रहा था। काफ़ी कोशिश करने के बाद मायरा थोड़ी सी ही अपनी आंखें खोल पाती है। मायरा अपनी आधी खुली आंखों से सामने खड़े शख्स को देखती है। उसे उस शख्स की पीठ दिखाई दे रही थी और उस शख्स के सामने कोई और भी था। दोनों बातें कर रहे थे। मायरा को सब धुंधला सा दिख रहा था, जिस वजह से वो सामने खड़े शख्स को पहचान नहीं पा रही थी। मायरा के सामने खड़ा शख्स कोई और नहीं बल्कि अरमान और सामर्थ्य थे। मायरा अपनी आंखें बंद करते हुए धीरे से अरमान को आवाज़ देकर बुलाती है, अरमान। मायरा की आवाज़ सुन अरमान मुड़कर मायरा को देखता है और उसके पास आकर बैठ जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, मैं यहीं हूँ जान। क्या हुआ, तुम ठीक हो? अरमान को अपने पास महसूस करते ही मायरा दोबारा से अपनी आंखें खोल अरमान को देखती है। उसे अभी भी सब धुंधला सा दिख रहा था और वो अपनी आंखें पूरी तरह से खोल भी नहीं पा रही थी। मायरा अपनी आधी खुली आंखों से अरमान को देखते हुए धीरे से कहती है, अरमान मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा। मैं उठ नहीं पा रही हूँ और अपनी आंखें भी नहीं खोल पा रही हूँ। मुझे अपनी पूरी बॉडी में पेन हो रहा है। फिर अपने हाथ को धीरे से अपने पेट तक ले जाकर पेट पर हाथ रखकर बोली, अरमान हमारा बेबी तो ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो नहीं? अरमान मायरा का हाथ पेट से हटाकर अपने एक हाथ में थामता है और दूसरे हाथ से मायरा के सर को सहलाते हुए कहता है, सब ठीक है, तुम अभी भी नींद में हो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। तुम कुछ देर और सो जाओ, तुम्हें बेटर फील होगा। हाँ, ये कह अरमान ने मायरा के माथे को चूमा
और उसका सिर सहलाते हुए उसे सुलाने लगा। अरमान की बात सुन मायरा ने अपनी आंखें बंद की और फिर से नींद के आगोश में चली गई। अरमान मायरा के सर को सहलाते हुए उसे ही देख रहा था और कुछ सोच रहा था। तभी सामर्थ ने अरमान के कंधे पर हाथ रखकर कहा, अब क्यों टेंशन ले रहा है? अब भाभी खतरे से बाहर है और अब वो हमेशा तेरे पास रहेंगी। अरमान मायरा को देखते हुए सामर्थ से कहता है, मैंने धोखे से मायरा का अबॉर्शन करवाया है। जब उसे पूरी तरह से होश आ जाएगा और उसे सब पता चलेगा तो पता नहीं कैसे रिएक्ट करेगी, मुझे माफ़ करेगी भी या नहीं। सामर्थ मायरा को देखते हुए अरमान से कहता है, हाँ पैनिक तो भाभी जरूर करेंगी, लेकिन धीरे धीरे उन्हें समझ आ जाएगा कि तूने ये सब उनके भले के लिए ही किया है। फिर अरमान को देखकर कहा, देख अरमान, अब भाभी को बहुत केयर की ज़रूरत है। अबॉर्शन के बाद भाभी बहुत वीक हो गई हैं। कुछ टाइम तक हो सकता है उनकी तबीयत भी ठीक ना रहे, लेकिन तुझे उनका पूरा ख्याल रखना होगा। उन्हें प्रॉपर बेड रेस्ट की ज़रूरत है। और तू दुखी मत हो, मैंने भाभी की मेडिसिन रिपोर्ट अमेरिका के बेस्ट गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर के पास मेल की है। हो सकता है कि वहाँ से हमें कोई अच्छी खबर मिल जाए। अरमान सामर्थ को देखते हुए, मतलब सामर्थ अरमान को देखते हुए, मतलब यह कि उस डॉक्टर ने ऐसे बहुत से केस हैंडल किए हैं और उनमें से 7% इस तरह के केस में कई लेडीज जिनके माँ बनने की उम्मीद खत्म हो गई थी, वो दोबारा माँ बनी है। उस डॉक्टर के द्वारा बताई गई मेडिसिन, डाइट, रूटीन चेकअप और एक्सरसाइज से काफ़ी फ़र्क पड़ता है। मुझे आज ही इस डॉक्टर के बारे में पता चला और पता चलते ही मैंने उनकी ईमेल आईडी का पता कर उन्हें भाभी की मेडिकल रिपोर्ट मेल कर दी। ये बात सुनते ही जो कुछ देर पहले अरमान के चेहरे पर उदासी थी, वह अब एक खुशी में बदल गई। अरमान खुशी से मुस्कुराते हुए बोला, क्या सच में ऐसा हो सकता है? मतलब मायरा दोबारा माँ बन सकती है? अरमान के चेहरे की खुशी देख सामर्थ ने कहा, देख अरमान, अभी इतना खुश मत हो, क्योंकि मैं तुझे कोई झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता। अगर उस डॉक्टर के ट्रीटमेंट से 60% लेडीज माँ बनी है तो 40% लेडीज माँ नहीं बन पाई हैं। जब तक डॉक्टर का कोई रिप्लाई नहीं आता तब तक कुछ भी नहीं कह सकते। यह कह सामर्थ अरमान के कंधे को थपथपा कर वहां से चला जाता है। सामर्थ की बातें सुन अरमान फिर उदास हो जाता है और मायरा को देखने लगता है। अरमान इस वक्त हॉस्पिटल के वीआईपी रूम में था। अरमान ने मायरा के दूध में नींद की दवाई मिलाकर उसे पिलाया था ताकि मायरा के सोने के बाद वो उसे हॉस्पिटल ला सके और उसका अबॉर्शन करवा सके। हॉस्पिटल में मायरा को लाने के बाद डॉक्टर ने मायरा को बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया था ताकि मायरा नींद से जाग ना जाए और फिर से भागने की कोशिश ना करे। अरमान ने घर पर भी सभी को बता दिया था। जब मायरा हॉस्पिटल से भाग गई थी और 2 दिन तक जब मायरा नहीं मिली थी, तब अरमान ने घर पर सबसे यही कहा था कि वो मायरा को लेकर कुछ टाइम फार्म हाउस में रहने वाला है। जब तक मायरा नहीं मिली थी तब तक अरमान भी घर नहीं गया था, वो ऑफिस में ही रहता था। वहीं प्रिया जी, राकेश जी, रुद्र और रजत को मायरा के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था और वहीं दादी जी का तो सपना ही टूट गया था अरमान के बच्चे को देखने का। उनको अपनी गोद में लेकर खिलाने का सपना सब एक पल में ख़त्म हो गया था। दादी जी को जब पता चला कि मायरा अब कभी दोबारा मां नहीं बन पाएगी तो उन्हें बहुत बड़ा धक्का लगा था और वो अपने कमरे में अकेली बैठी गहरी सोच में डूबी हुई थी। वहीं प्रिया जी और राकेश जी अपने रूम में थे। प्रिया जी बेड पर बैठी अपने हाथ में इस वक्त अरमान और मायरा की तस्वीर लिए हुए थी और उनकी आंखों में आंसू थे और उनके साथ ही राकेश जी बैठे थे। प्रिया जी अपनी नम आंखों से फोटो पर हाथ घुमाते हुए राकेश जी से बोली, जब किसी औरत को यह पता चलता है कि वो कभी मां नहीं बन सकती तो उस पर क्या बीती है, इसका आप और मैं अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते राकेश। और हमारी बच्ची अभी इसी दौर से गुजर रही है। मैं तो यह सोच रही हूँ कि जब मायरा को यह सब पता चला होगा तब कैसे उसने खुद को संभाला होगा, कैसे वो हम सबके सामने खुश रहती थी और अकेले में मेरी बच्ची उतनी परेशान रहती थी। अगर अरमान को वक्त रहते पता नहीं चलता तो क्या होता राकेश? ये कह प्रिया जी राकेश जी को देखते हुए आगे बोली, हम तो मायरा को खो ही देते। ये कहते ही प्रिया जी राकेश जी के कंधे पर सर रखकर रोने लगी। राकेश जी ने प्रिया जी को अपने एक हाथ के घेरे में लेते हुए प्रिया जी के कंधे पर हाथ रखकर कहा, हमारे दोनों बच्चे इस वक्त बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं और तुम इस तरह रोगी तो मायरा को कैसे संभालोगी? इस वक्त मायरा को हम सबकी ज़रूरत है। हमें उसे यकीन दिलाना होगा कि अभी भी हम उसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे पहले करते थे और आगे भी ऐसे ही करते रहेंगे। उसे ये नहीं लगना चाहिए
कि वो माँ नहीं बन सकती तो हमारा प्यार उसके लिए कम हो गया है। प्रिया जी राकेश जी से अलग हुई और अपने आंसू पोंछते हुए हामी से रिलाकर कहा, आप ठीक कह रहे हैं राकेश, हमें अपने दोनों बच्चों को संभालना होगा। फिर थोड़ा रुककर बोली, हम मायरा से कब मिलने जा सकते हैं? तो राकेश जी ने कहा, अरमान से बात हुई थी मेरी, उसने कहा कि मायरा को अभी तक होश नहीं आया है। जब मायरा होश में आ जाएगी तब हम उससे मिलने जा सकते हैं। सिया सामर्थ से फोन पर बात कर रही थी और उसे कह रही थी, सामर्थ, मैं क्यों नहीं मायरा से मिल सकती? उसे मेरी ज़रूरत है और तुम मुझे मना कर रहे हो। सिया को जब इस बात का पता चला था तब उसे पहले तो मायरा के इस डिसीजन पर बहुत गुस्सा आया था, लेकिन फिर उसने खुद को मायरा की जगह रखकर सोचा तो उसे मायरा के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था। क्योंकि सिया इस वक्त खुद प्रेग्नेंट थी तो वो मायरा की तकलीफ अच्छे से समझ सकती थी। वो बस मायरा से मिलना चाहती थी, उसे देखना चाहती थी, लेकिन सामर्थ उसे अभी मायरा से मिलने नहीं दे रहा था। सामर्थ ने सिया को समझाते हुए कहा, सिया तुम अभी नहीं मिल सकती भाभी से, क्योंकि उन्हें अभी तक होश नहीं आया है, और होश में आने के बाद जब उन्हें अपने अबॉर्शन के बारे में पता चलेगा तो पता नहीं वो कैसे रिएक्ट करेंगी। तुम थोड़ा वेट करो, उन्हें जैसे ही होश आएगा मैं खुद उन्हें तुमसे मिलवा दूंगा। सिया ने गहरी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, मैं मायरा से बाद में मिल लूंगी, तुम मायरा का ख्याल रखना। फिर थोड़ा रुककर बोली, जीजू कैसे हैं? वो ठीक तो है ना? सामर्थ इस वक्त अपने केबिन में था और अपने सामने लगे कंप्यूटर स्क्रीन में देख रहा था। मायरा के रूम में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था और सामर्थ इस वक्त कंप्यूटर स्क्रीन पर मायरा के रूम में ही हो रही एक एक एक्टिविटी को देख रहा था। और अरमान इस वक्त मायरा के हाथ को थामे बेड के पास खड़े स्टूल पर बैठा मायरा को ही देख रहा था। सामर्थ कंप्यूटर स्क्रीन में देखते हुए, अरमान बिल्कुल ठीक नहीं है। एक तो अपने बच्चे को खोने का दुख, और भाभी को इस हालत में देखकर वो बहुत टूट चुका है। उसे तो ये बात खाई जा रही है कि जब भाभी को ये सब पता चलेगा तो वो अरमान को माफ कर पाएंगी या नहीं। सामर्थ की बातों में अरमान के लिए फिक्र साफ साफ दिखाई दे रही थी और सिया इस बात को अच्छे से समझ रही थी। सिया ने सामर्थ को प्यार से कहा, तुम चिंता मत करो, मायरा जरूर समझेगी जीजू को। हाँ, थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन फिर सब ठीक हो जाएगा। इधर वीआईपी रूम में अरमान अभी तक मायरा के पास ही बैठा था। जब से मायरा का अबॉर्शन हुआ था और उसे वीआईपी रूम में शिफ्ट किया गया था, तब से अरमान ने एक पल के लिए भी मायरा से दूर नहीं गया था। सामर्थ ने उसे कई बार कहा भी कि वो थोड़ा रेस्ट कर ले या कुछ खा ले, लेकिन अरमान ने उसकी एक बात नहीं मानी। उसे तो बस मायरा के होश में आने का इंतजार था। शाम के 5 बजे मायरा को होश आता है। मायरा धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है तो वो अपने आप को अलग ही जगह पाती है। वो ध्यान से अपने चारों तरफ देखती है तो उसे पता चलता है कि वो हॉस्पिटल में है। खुद को हॉस्पिटल में पाकर मायरा घबरा जाती है और घबराते हुए मायरा अपने दोनों हाथ अपने पेट पर रखती है और खुद से कहती है, मेरा बच्चा। अरमान इस वक्त उसी रूम के बाथरूम में था। मायरा अभी यही सोच ही रही थी कि तभी बाथरूम का दरवाजा खुलता है। दरवाजा खुलने की आवाज़ सुन मायरा उस तरफ देखती है तो उसे सामने अरमान दिखता है। अरमान बाथरूम का दरवाजा बंद कर जैसे ही मुड़कर मायरा की तरफ देखता है तो वो मायरा को होश में आया देख खुश हो जाता है और तेज कदमों के साथ वो स्माइल करता हुआ मायरा के पास जाने लगता है। अरमान मायरा से कुछ कह पाता उससे पहले ही मायरा उससे पूछती है, क्या किया है आपने मेरे बच्चे के साथ? और मैं यहाँ हॉस्पिटल में क्या कर रही हूँ? हम तो फार्म हाउस में थे, तो फिर यहाँ कैसे आए? मायरा के चेहरे पर डर साफ साफ दिखाई दे रहा था। उसे डर था कि कहीं उसके बच्चे को तो कुछ नहीं हो गया। मायरा के सवाल सुन अरमान के कदम वहीं बेड से थोड़ी दूरी पर रुक गए। अरमान को पता था कि जब मायरा होश में आएगी तो उसे ऐसे ही सवाल करेगी, लेकिन अरमान ने खुद को इन सवालों के लिए तैयार किया हुआ था। मायरा के सवाल सुन अरमान मायरा के पास आया और बात को बदलते हुए स्माइल किया और उसका हाथ अपने हाथ में लेकर चूमा और उसके सिर को सहलाते हुए बोला, अब कैसा फील कर रही हो? मायरा ने अरमान से अपना हाथ छुड़ाया और उसे देखते हुए कहा, ये मेरे सवालों के जवाब नहीं है, मैंने जो पूछा है वो बताइए। मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हैं? ये कह मायरा उठकर बैठने की कोशिश करने लगी। जैसे ही मायरा अपने हाथों को बेड पर रखकर उठने लगी, वैसे ही मायरा दोबारा से बेड पर गिर गई। इस वक्त उसमें बहुत वीकनेस थी, जिस वजह से उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा था। यह देख अरमान ने आगे बढ़कर मायरा को संभालना चाहा,
तो मायरा ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। जब मायरा ने उठने की कोशिश की थी, तब उसे अपने पेट के निचले हिस्से में कुछ अजीब सा फील हुआ और पेन भी हुआ। तो वो समझ गई कि उसका अबॉर्शन हो चुका है। मायरा ने गुस्से भरी नज़र से अरमान को देखा और कहा, क्यों किया आपने ऐसा? आपने प्रॉमिस किया था ना कि आप हमारे बच्चे को खुश नहीं होने देंगे। तो फिर क्यों मारा आपने हमारे बच्चे को? ये कहते हुए मायरा की आंखों से आंसू बह निकले। वह रोने लगी थी। मायरा को रोता देख अरमान को बहुत तकलीफ हो रही थी। वो मायरा के पास आया तो मायरा ने उसे अपना हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, दूर रहिए मुझसे, मुझे छूना भी मत। आपके ये हाथ मेरे बच्चे के खून से रंगे हैं। आपने धोखा दिया है मुझे। धोखे से मुझे बेहोश कर आपने मुझसे मेरा बच्चा छीना है। खूनी है आप। आपने मेरे बच्चे का खून किया है। ये बात मायरा ने गुस्से में चिल्लाते हुए कही थी। मायरा की बातें सुन अरमान को बहुत तकलीफ हो रही थी। अरमान जानता था कि जब मायरा को पता चलेगा कि उसने धोखे से उसका अबॉर्शन करवाया है, तो वो उससे बहुत नाराज होगी। लेकिन जब मायरा ने अरमान को अपने ही बच्चे का खूनी कहा, तो अरमान को अपने दिल में बहुत दर्द सा हुआ। उसके लिए भी आसान नहीं था अपने बच्चे को खोना। अगर उसने अपना दर्द मायरा को नहीं दिखाया, तो इसका यह मतलब नहीं कि उसे अपने बच्चे से प्यार नहीं था। अरमान अपने दर्द तकलीफ को भूलकर मायरा को शांत कराने उसके पास आते हुए बोला, देखो मायरा, पहले तुम शांत हो जाओ। अभी तुम्हें रेस्ट की ज़रूरत है। हम बाद में बात करेंगे। यह कहते हुए अरमान ने मायरा के गाल पर हाथ रख उसे छूना चाहा। तो मायरा, जो इस वक्त बहुत गुस्से में थी, उसने गुस्से से अरमान का हाथ अपने पास से दूर झटक दिया और बेड के साथ खड़े टेबल को अपने एक हाथ से पूरे जोर से उसे पुसकर नीचे गिरा दिया और चिल्लाते हुए बोली, मैंने कहा ना मत छूइए मुझे। मायरा के पुश करने से टेबल जोर की आवाज़ के साथ नीचे गिर गया और उस टेबल पर रखी दवाइयाँ भी नीचे गिर गईं। टेबल गिरते ही अरमान झटके से कुछ कदम पीछे हट गया और नीचे गिरे टेबल को एक नज़र देखकर फिर मायरा को हैरानी से देखने लगा। वहीं मायरा कोशिश करके उठकर बैठी और अपने हाथ में लगे कैनेला को एक झटके से निकाल दिया। कैनेला निकलते ही मायरा के हाथ से खून बहने लगा। ये देख अरमान दौड़कर मायरा के पास आया और उसका हाथ पकड़कर गुस्से में बोला, ये क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? मायरा ने अरमान से अपना हाथ छुड़ाया और उसके सीने पर हाथ रख उसे खुद से दूर करते हुए चिल्लाकर बोली, हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है। मैं पागल हो गई हूँ। देखना है मेरा पागलपन? इतना कह मायरा ने बेड के दूसरे साइड रखे टेबल को पुश कर नीचे गिरा दिया और ड्रिप स्टैंड को भी नीचे गिरा दिया। वहीं अरमान हैरान और परेशान मायरा को देख रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि मायरा इस तरह से रिएक्ट करेगी। मायरा ने बेड से नीचे उतरना चाहा, लेकिन उसकी वीक बॉडी उसका साथ नहीं दे रही थी। मायरा ने हिम्मत करके अपने पैर नीचे जमीन पर रखे तो लड़खड़ाकर नीचे गिर गई। मायरा के गिरते ही अरमान भागकर मायरा के पास आया और उसे उठाने लगा, तो एक बार फिर मायरा ने उसे धक्का देकर खुद से दूर कर दिया। मायरा की आंखों में इस वक्त आंसू थे और गुस्से से उसकी आंखें लाल हो रखी थी। मायरा अरमान को देखते हुए बोली, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों? मायरा की हालत देख और उसकी बातें सुनकर अरमान को बहुत तकलीफ हो रही थी। अब उसकी आंखों से भी आंसू बहने लगे थे। अरमान मायरा के सामने बैठा अपनी गीली पलकों से मायरा को बेबसी से देख रहा था और उसे कह रहा था, जान, तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लेना। तुम मुझे जो सज़ा दोगी मुझे मंजूर होगी, लेकिन खुद को तकलीफ मत दो। देखो, तुम्हारे हाथ से खून निकल रहा है और तुम्हारी तबीयत अभी ठीक नहीं है। अभी तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। मायरा गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, नहीं करना मुझे रेस्ट, और दूर हो जाओ मेरी नज़रों से। मुझे आपकी शक्ल भी नहीं देखनी। आपने सिर्फ मेरे बच्चे को नहीं, मुझे भी मार डाला है। नफरत हो रही है मुझे आपसे। आई हेट यू अरमान, आई हेट यू। मायरा की बातें अरमान के दिल पर किसी खंजर की तरह चुभ रही थी। वो एक जगह बर्फ की तरह जम गया और मायरा को बिना पलक झपकाए देखने लगा। उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि उसने जो अभी अभी सुना है, वो सब मायरा ने, उसकी जान ने उससे कहा है। जो मायरा हमेशा उसके साथ रहती थी, उसे इतना प्यार करती है, वो आज उससे कह रही है कि वो उससे नफरत करती है। अरमान किसी मूर्त की तरह बैठा बिना पलक झपकाए बस एक जगह देख रहा था। उसके कानों में अभी भी मायरा की कई बातें सुनाई दे रही थी। भाई मायरा गुस्से में वहां से उठकर पूरे रूम में तोड़फोड़ करने लगी थी। टूटने की आवाज़ सुन अरमान को होश आया तो उसने अपनी नजरें उस तरफ घुमाई
जहाँ से आवाज़ आ रही थी। मायरा को इतना पैनिक देख अरमान अपनी जगह से उठकर मायरा को पीछे से अपनी बाहों में पकड़ते हुए बोला, मायरा बस करो प्लीज, तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। इस बार अरमान ने कसकर मायरा को अपनी बाहों में पकड़ा हुआ था, वरना तब से वो मायरा पर अपना जोर नहीं आजमा रहा था, क्योंकि उसे डर था अगर उसने जोर से मायरा को पकड़ा तो मायरा को उससे चोट भी लग सकती है। लेकिन जब मायरा बहुत ज़्यादा पैनिक करने लगी तो अरमान ने मजबूती से मायरा के दोनों हाथों को पकड़कर उसे पीछे से ही अपनी बाहों के घेरे में ले लिया। वहीं मायरा रोते हुए और चिल्लाते हुए अरमान को छोड़ने के लिए कह रही थी और खुद को अरमान की पकड़ से छुड़ाने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन अरमान की मजबूत पकड़ से खुद को छुड़ा नहीं पा रही थी। मायरा इस वक्त बहुत वीक थी और इतना तोड़फोड़ करने के बाद वो काफ़ी थक चुकी थी। मायरा अब खुद को अरमान की पकड़ से छुड़वा नहीं पा रही थी। उसने खुद को अरमान की बाहों में ढीला छोड़ दिया और जोर की एक चीख के साथ रो पड़ी। अपने बच्चे को खोने का दर्द उसे अंदर ही अंदर मार रहा था। मायरा को स्ट्रगल न करता देख अरमान मायरा को वैसे ही पकड़े नीचे जमीन पर बैठ गया और मायरा की चीख सुन अरमान ने उसे और कसकर अपनी बाहों में भर लिया और उसकी आंखों से भी आंसू बह निकले। जहाँ मायरा अपने बच्चे को खोने के डर से रो रही थी, वहीं अरमान मायरा को इस हालत और दर्द में देखकर रो रहा था। तभी रूम का दरवाजा खोल सामर्थ जल्दी से अंदर आया और उन दोनों की हालत देख सामर्थ के कदम वहीं दरवाजे पर रुक गए। उन दोनों के आंसू देख सामर्थ का दिल भी भर आया। सामर्थ जब अपने पेशेंट को चेक करके अपने केबिन में आया तो उसने कंप्यूटर स्क्रीन में देखा कि मायरा बहुत पैनिक होकर तोड़फोड़ कर रही है और अरमान भी उसे संभाल नहीं पा रहा है। तो सामर्थ उसी वक्त भागता हुआ अपने केबिन से निकलकर मायरा के रूम की तरफ जाने लगा और एक नर्स को इंजेक्शन रेडी करके मायरा के रूम में आने को कहा। लेकिन जब सामर्थ रूम में पहुंचता है तो देखता है कि अरमान ने मायरा को संभाल लिया है, तो वो वहीं दरवाजे पर रुक जाता है। तभी एक नर्स अपने हाथ में इंजेक्शन लिए सामर्थ के पास आती है और सामर्थ को इंजेक्शन देते हुए कहती है, डॉक्टर इंजेक्शन रेडी है। तो सामर्थ अरमान और मायरा को देखते हुए नर्स से कहता है, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फिर नर्स को देखकर कहता है, क्लीनर को बुलाइए, इस रूम को ठीक करवा दो और मिसिस मलिक के लिए दूसरा रूम रेडी करवा दो। नर्स होके डॉक्टर कहकर वहां से चली जाती है और सामर्थ दरवाजा बंद करके रूम के बाहर खड़ा हो जाता है। वहीं अरमान मायरा को अपनी गोद में उठाकर वहीं सोफे पर बैठ गया और मायरा को अपने सीने से लगा लिया। वहीं मायरा अभी भी रोई जा रही थी। मायरा रोते हुए अरमान से बोली, आपने ऐसा क्यों किया अरमान? क्यों मेरे बच्चे को मुझसे दूर कर दिया? क्यों? ये कहते हुए मायरा अरमान के सीने पर मुक्के मारे जा रही थी और खुद को अरमान से दूर करने की कोशिश कर रही थी। लेकिन अरमान ने उसे छोड़ा नहीं और चुपचाप मायरा की मार खाता रहा। जब मायरा को अपने हाथों में दर्द होने लगा तो वो अरमान को मारना बंद करके कंधे से उसकी शर्ट को कसकर पकड़कर जोर जोर से रोने लगी। तो अरमान ने अपनी पकड़ मायरा पर और मजबूत कर ली। कुछ देर बाद मायरा रोते रोते बेहोश हो जाती है। उसकी पकड़ अरमान की शर्ट से छूट जाती है। मायरा को कोई हरकत न करता देख अरमान अपने सीने से मायरा का चेहरा अलग करके देखता है तो उसे बेहोश पाकर अरमान घबरा जाता है और उसके गाल को थपथपाते हुए उसे उठाने लगता है। लेकिन मायरा को होश में न आता देख अरमान डॉक्टर को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगता है, डॉक्टर डॉक्टर। अरमान की आवाज़ सुन सामर्थ जो रूम से बाहर खड़ा था वो दरवाज़ा खोल जल्दी से अंदर आता है। सामर्थ को देख अरमान घबराते हुए सामर्थ से कहता है, सैम देख मायरा को क्या हुआ? वो अचानक से बेहोश हो गई। सामर्थ मायरा को देखता है। रोने की वजह से मायरा के चेहरे पर आंसुओं के निशान थे और पलकें गीली थी। सामर्थ मायरा के हाथ को देखता है जहाँ से अभी भी थोड़ा थोड़ा खून निकल रहा था। सामर्थ फ्लोर पर पड़े बिखरे सामान की तरफ अपनी नजरें घुमाता है तो उसे वहाँ मेडिकल किट दिख जाती है। सामर्थ किट को उठाकर अरमान के पास बैठता है और उसमें से कॉटन बॉल निकालकर मायरा के हाथ से बह रहे खून को साफ करता है और अरमान से कहता है, तू टेंशन मत ले, भाभी ठीक हैं। वीकनेस की वजह से वो बेहोश हो गई हैं, थोड़ी देर में उन्हें होश आ जाएगा। मायरा के हाथ पर ड्रेसिंग करने के बाद सामर्थ अरमान से कहता है, मैंने दूसरा रूम रेडी करवा दिया है, तू भाभी को लेकर वहाँ चल। तो अरमान बिना कुछ कहे हाँ में से हिलाता है और मायरा को गोद में उठाए सामर्थ के पीछे रूम की ओर चला जाता है। रूम में पहुंचकर अरमान मायरा को बेड पर लेटाकर उसे चादर उड़ा देता है। नर्स ने मायरा की सब दवाइयाँ रेडी करके रखी हुई थी। सामर्थ ने मायरा के दूसरे हाथ में
कैनेला फिक्स किया और ड्रिप लगा दी। ड्रिप लगाने के बाद सामर्थ ने अरमान को देखते हुए कहा, अरमान तू भी थोड़ा रेस्ट कर ले। 3 दिन से तूने ढंग से कुछ खाया नहीं है और ना ही सोया है। मेरी बात मान, तू घर चला जा, घर जाकर फ्रेश हो ले और अपना हुलिया ठीक कर ले। 3 दिन से अरमान ने अच्छे से खाना नहीं खाया था और सोया भी नहीं था, जिस वजह से उसका चेहरा बहुत थका थका सा दिख रहा था और आंखों के नीचे डार्क सर्कल आ गए थे और हल्की हल्की बियर्ड भी बढ़ गई थी। अरमान ने मायरा को देखते हुए सामर्थ्य से कहा, नहीं मुझे कहीं नहीं जाना, मैं यहीं मायरा के पास रहूंगा। सामर्थ अरमान के पास आकर उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, अरमान मेरी बात मान, तुझे रेस्ट की ज़रूरत है। अगर तू बिना खाए पिए और रेस्ट किए बिना ऐसे ही रहा तो तू भी बीमार हो जाएगा और अगर बीमार हो गया तो फिर भाभी का ख्याल कैसे रखेगा। इसलिए कह रहा हूँ कि तू घर जा, मैं यहाँ भाभी का ख्याल रखूंगा और मैंने सिया को बुलाया है, वो भाभी के पास ही रहेगी। अरमान ने सामर्थ की बात मानते हुए हाँ में सिर हिला दिया और एक नज़र मायरा को देखा, फिर सामर्थ के साथ रूम के बाहर निकल गया। सामर्थ ने एक नर्स को मायरा के पास रुकने को कह दिया। अरमान हॉस्पिटल से निकलकर मलिक मेंशन को चला जाता है। कुछ ही देर में सिया हॉस्पिटल पहुंच जाती है। सिया और सामर्थ इस वक्त वीआईपी रूम में मायरा के पास थे। मायरा को होश आ चुका था और सिया मायरा से बातें कर रही थी और उसका मूड ठीक करने के लिए अपने और मायरा की बचपन की बातें कर रही थी। सिया ने सामर्थ को देखते हुए कहा, मैं तुम्हें मायरा के बचपन का एक किस्सा सुनाती हूँ। तो सामर्थ ने स्माइल करते हुए कहा, जरूर सुनाओ, मुझे भी जानना है कि भाभी बचपन में क्या क्या शरारतें करती थी। सिया ने स्माइल करते हुए कहा, जब मायरा 10 साल की थी तब हम सभी भाई बहन हाइड एंड सीक खेल रहे थे। मेरी टर्न थी सबको ढूंढने की। मैंने सबको बारी बारी से ढूंढ लिया, लेकिन हमारी ये मैडम मायरा बस इसे ही नहीं ढूंढ पाई। हम सभी मिलकर इसे पूरे घर में ढूंढ चुके थे, लेकिन ये मैडम हमें कहीं नहीं मिली। जब दोपहर से शाम हो गई तब हम सभी डर गए थे कि कहीं मायरा गुम तो नहीं हो गई। तो हम सबने अंकल आंटी को बताया, तो आंटी हमारी बात सुन हंस दी और बोली, मुझे पता है कि मायरा कहाँ छुपी होगी। ये कहते ही आंटी स्टोर रूम की तरफ चल दी, तो हम सभी आंटी के पीछे चल दिए। जब हम सब ने स्टोर रूम में अंदर जाकर देखा तो यह मैडम बड़े आराम से सो रही थी और इसके कपड़ों पर, मुंह पर, हाथ पर सभी जगह चॉकलेट लगी हुई थी। हम सब तो खेलने में लगे थे और ये मैडम हम सबके हिस्से का चॉकलेट लेकर स्टोर रूम में बैठकर खा गई और ज़्यादा मीठा खाने के बाद ये वहीं सो गई। ये कह सिया जोर से हंस दी और सामर्थ सिया की बात सुनकर हंस दिया और हंसते हुए मायरा को देखकर बोला, भाभी आपको चॉकलेट इतने ज़्यादा पसंद है। तो सिया हंसते हुए बोली, पसंद थे नहीं, पसंद है। आज भी इसे चॉकलेट्स बहुत पसंद है। ये तो रियांस के चॉकलेट्स भी खा जाती थी। सामर्थ ने मुस्कुराते हुए सिया से कहा, तब तो अरमान को पूरा फ्रिज चॉकलेट से भरकर रखना चाहिए। जहाँ सिया और सामर्थ दोनों हंस रहे थे और मायरा को हंसाने की कोशिश कर रहे थे, वहीं मायरा बस चुपचाप बिना किसी एक्सप्रेशन के बेड पर लेटी पर सीलिंग को देखे जा रही थी। न उसकी आंखों में आंसू थे और न ही चेहरे पर स्माइल। सिया ने हंसते हुए मायरा को देखा, जो अभी भी सीलिंग को बिना पलके झपकाए देखे जा रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे सिया की कोई भी बात उसके कानों तक नहीं पहुंच रही हो। मायरा को इस तरह देख सिया को वो दिन याद आ गया जब मायरा कोमा में ऐसे ही बिना हिले डुले अपनी आंखें बंद करके बेड पर लेटी रहती थी। मायरा को इस हालत में देख सिया के चेहरे की हंसी गायब हो गई और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। सिया वहां से उठकर रूम से बाहर आ गई। सामर्थ भी सिया के पीछे पीछे रूम से बाहर आ गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। तो सिया ने पीछे पलटकर अपनी आंखों में आंसू लिए सामर्थ को देखा और उसके गले लगकर रोने लगी और रोते हुए कहा, क्यों हर बारी उसके साथ ही ऐसा होता है? क्यों भगवान उसको पूरी खुशियां नहीं देता? क्यों उसे उसकी मुस्कान की वजह छीन लेता है? पहले उसे उसका परिवार छीनकर उसे अकेला कर दिया और जब परिवार दोबारा दिया तो उससे उसकी सबसे बड़ी खुशी छीन ली, उसके खुश रहने की वजह छीन ली। सामर्थ के पास सिया के इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। सिया ने सामर्थ को मायरा के बारे में सब कुछ बताया था, इसलिए सामर्थ को भी मायरा के लिए बहुत बुरा फील हो रहा था, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। सामर्थ ने सिया की पीठ सहलाते हुए उसे चुप करा रहा था। तभी वहाँ अरमान आ जाता है। अरमान सिया को रोते देख कहता है, क्या हुआ सिया, तुम रो क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है?
अरमान की आवाज़ सुन सिया सामर्थ से अलग हुई और अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मैं ठीक हूँ जीजू। सामर्थ ने अरमान को देखते हुए कहा, तू वापस क्यों आ गया? मैंने तुझे कहा था ना कि घर पर रहकर रेस्ट करना। अरमान ने अपने हाथ में पकड़े बैग को दिखाते हुए कहा, मैं मायरा के लिए सूप लेकर आया हूँ। वैसे भी मायरा के बिना मेरा मन नहीं लगता उस घर में, तो मैं यहीं मायरा के पास ही रहूँगा और यहीं रेस्ट कर लूँगा। यह कर अरमान रूम का दरवाज़ा खोल अंदर चला आया। मायरा को होश में आया देख अरमान के चेहरे पर स्माइल आ गई और उसने खाने का बैग वहीं कॉफ़ी टेबल पर रखा और मायरा के पास आकर उसके सिर को सहलाते बोला, अब कैसी हो तुम? अरमान की आवाज़ सुन मायरा ने अरमान की तरफ देखा। अरमान को देखते ही मायरा को एक बार फिर गुस्सा आ गया। अरमान ने मायरा के सिर को सहलाते हुए कहा, मैं तुम्हारे लिए खाना लाया हूँ, तुम्हें भूख लगी होगी ना? इतना का अरमान ने रिमोट से बेड के हेड साइड से बेड को ऊपर किया, जिससे मायरा के हेड साइड से बेड ऊपर हो गया और बैठने की पोजीशन में मायरा बैठ गई। सिया और सामर्थ भी रूम के अंदर आ गए थे। सामर्थ को डर था कि अरमान को देख मायरा फिर से पैनिक ना कर बैठे, इसलिए वो भी अंदर उनके पास आ गया था। अरमान ने बैग से थर्मस निकाला और बाउल में सूप डालकर मायरा के पास आया, तो सामर्थ ने आगे बढ़कर मायरा के सामने बेड पर छोटा सा टेबल रख दिया और अरमान ने सूप का बाउल टेबल पर रख सूप को चम्मच से घुमाते हुए उसे ठंडा करते हुए मायरा से बोला, गर्मा गर्म सूप है, तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। फिर अरमान ने चम्मच में सूप भरा और चम्मच को अपने मुंह के पास लाकर सूप को फूंक मारते हुए उसे ठंडा करने लगा। जब सूप थोड़ा ठंडा हो गया तो सूप का चम्मच मायरा के मुंह के आगे किया, तो मायरा ने अरमान को देखते हुए तंज कसने के अंदाज में कहा, क्या इसमें भी नींद की दवाई मिलाई है? मायरा की बात सुन अरमान के हाथ मायरा के मुंह के पास जाते जाते बीच हवा में ही रुक गए और अरमान एकटक मायरा को देखने लगा। वहीं सिया ने डर से सामर्थ का हाथ पकड़ लिया। सामर्थ ने सिया को मायरा के पैनिक होने की बात बता दी थी। बस उसी वजह से सिया डर रही थी कि मायरा कहीं फिर से पैनिक न करने लग जाए। सामर्थ ने सिया का डर समझते हुए उसका हाथ कसकर पकड़ लिया और बात को संभालते हुए इस्माइल करते हुए कहा, सूप में भला नींद की दवाई कोई क्यों मिलाएगा? फिर सिया बेड के पास आते हुए बोली, तुझे सूप नहीं पीना तो साफ साफ मना कर देना, बहाने क्यों बना रही है? फिर सूप के बाउल में देखकर अपने होठों पर जीभ फेरते हुए बोली, दिखने में तो कितना टेस्टी लग रहा है, तुझे नहीं पीना तो मत पी, मैं ही पी लूंगी। मायरा ने सिया को देखते हुए कहा, अगर तुझे सूप पीना है तो किसी रेस्टोरेंट में जाकर पी ले या फिर घर पर बनाकर पी लेना, मगर ये सूप बिल्कुल मत पीना। फिर अरमान की तरफ देख सिया से कहा, क्या पता इस बार इसमें क्या मिलाया हो, जिसे पीने के बाद तेरे साथ क्या हो जाए, ये तुझे भी पता न चले। अरमान मायरा की कई बातों को अच्छे से समझ रहा था और एकटक मायरा को ही देख रहा था। अरमान ने चम्मच को सूप बाउल में रखा और मायरा को देखते हुए प्यार से कहा, तुम्हें जितना गुस्सा करना है कर लेना, लेकिन अभी यह सूप पी लो, फिर तुम्हें मेडिसिन भी लेना है। यह कह अरमान ने फिर से चम्मच में सूप भरा और मायरा को पिलाने के लिए चम्मच को उसके मुंह के पास लेकर गया, तो मायरा ने सामर्थ को देखते हुए कहा, जीजू हॉस्पिटल में पेशेंट के लिए खाना मिलता है ना, मैं वही खाना खाऊंगी, आप मेरे लिए मंगवा दीजिए। सामर्थ को तो समझ में नहीं आ रहा था कि वो हाँ कहे या ना कहे। वहीं अरमान ने मायरा को देखते हुए कहा, मायरा तुम इसे एक बार टेस्ट करके तो देखो, मैंने स्पेशल न्यूट्रिशन वाला सूप तुम्हारे लिए बनाया है और तुम्हें तो मेरे हाथ का बना खाना बहुत पसंद आता है ना, तो फिर तुम हॉस्पिटल का खाना क्यों मंगवा रही हो? मायरा ने इस बीच अरमान को एक नज़र देखा भी नहीं, उसने सामर्थ को देखकर फिर से कहा, जीजू क्या आप मेरे लिए खाना मंगवा रहे हैं या फिर मैं भूखी ही सो जाऊं? मायरा को जिद करता देख अरमान ने सामर्थ को देख हाँ में सिर हिला दिया, तो सामर्थ ने अरमान की बात मानते हुए बेड के पास गया और बेड के पास लगे बटन को दबा दिया। कुछ ही देर में एक नर्स उस रूम में आती है, तो सामर्थ उसे सूप लाने को बोलता है। नर्स ओके डॉक्टर बोलकर रूम से बाहर चली जाती है। वहीं अरमान उस टेबल से सूप का बाउल उठाकर कॉफ़ी टेबल पर रखता है और वापस बेड के पास रखे स्टूल पर बैठकर मायरा से बातें करने लगता है, लेकिन मायरा उसकी किसी भी बात का कोई जवाब नहीं देती है और ना ही अरमान की तरफ देखती है। कुछ ही देर में नर्स खाने की ट्रे लेकर रूम में एंटर करती है, तो अरमान उस नर्स से ट्रे लेकर टेबल पर रखता है और चम्मच को सूप बाउल में डालने लगता है, तो मायरा अरमान के हाथों से चम्मच ले लेती है
और खुद सूप पीने की कोशिश करने लगती है, लेकिन पी नहीं पाती क्योंकि उसके राइट हैंड में कैनोला लगा हुआ था, जिस वजह से उसके हाथ में दर्द हो रहा था। अरमान ने जब देखा कि मायरा को हाथ में दर्द हो रहा है और वो खुद सूप पी नहीं पा रही है, तो वो ना ही उसके हाथ से पी रही है, तो उसने सिया को इशारे से मायरा को सूप पिलाने को बोला और खुद उस स्टूल से उठकर खड़ा हो गया और रूम से बाहर चला गया। सामर्थ भी अरमान के पीछे पीछे रूम के बाहर चला गया। वहीं सिया अरमान के जाने के बाद मायरा को सूप पिलाने लगी। अगली सुबह मायरा को अपने सिर पर किसी के ममता भरा स्पर्श महसूस होता है। मायरा अपनी बंद आंखों से देखती है कि उसकी मम्मा उसके पास बैठी हैं और प्यार से उसके सिर को सहला रही हैं। अपनी मम्मा को अपने पास महसूस करते ही सोती हुई मायरा के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो अपनी बंद आंखों से ही स्माइल करते हुए कहती है, आप आ गई मम्मा, मैंने आपको बहुत मिस किया। ये कहते ही मायरा ने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ा और अपनी आंखें खोलकर देखा, तो उसके चेहरे पर से स्माइल कहीं गायब हो गई, क्योंकि सामने प्रिया जी थी और वो प्यार से मायरा के सर को सहला रही थी। प्रिया जी ने प्यारी से स्माइल करते हुए मायरा से कहा, अब कैसी है मेरी बच्ची? तो राकेश जी ने जवाब देते हुए कहा, बिल्कुल ठीक है हमारी बेटी। डॉक्टर ने कहा है कि आज शाम तक हम हमारी बेटी को घर ले जा सकते हैं। प्रिया जी ने राकेश जी से कहा, यह तो बहुत अच्छी बात है कि हम आज ही हमारी बेटी को घर ले चलेंगे। यहाँ हॉस्पिटल में रहना कितना बोरिंग होता है, मरीजों जैसी फीलिंग आती है। घर जाएगी मायरा तो उसे बेटर फील होगा और जल्दी ठीक हो जाएगी। फिर मायरा की तरफ देखते हुए बोली, क्यों बेटा, मैंने ठीक कहा ना? उन दोनों को सामने देख मायरा को बहुत गिल्ट फील हो रहा था कि क्यों वो अपने बच्चे को नहीं बचा पाई। मायरा को वो दिन याद था जब घर में सबको उसकी प्रेगनेंसी का पता चला था और सब कितना खुश थे, और आज उसने उनकी खुशियां छीन ली और अब वो कभी भी उन्हें वो खुशी वापस नहीं दे सकती। उन दोनों का अपने लिए प्यार देख मायरा की आंखों में आंसू आ गए। मायरा की आंखों में आंसू देख प्रिया जी ने घबराते हुए उसके गाल को छुआ और पूछा, क्या हुआ मायरा, तुम्हें कहीं पेन हो रहा है या फिर कुछ और? क्या हुआ बताओ मुझे। प्रिया जी को अपनी इतनी फिक्र करता देख मायरा रो पड़ी। मायरा को रोते देख राकेश जी भी घबरा गए और अपनी जगह से उठते हुए बोले, मैं डॉक्टर को बुलाकर लाता हूँ। ये कह राकेश जी जाने लगे तो मायरा ने राकेश जी को रोकते हुए कहा, मैं ठीक हूँ पापा, डॉक्टर को मत बुलाइए। राकेश जी मायरा के रोकने पर रुक जाते हैं और मायरा के पास जाते हुए उसे देखकर कहते हैं, फिर क्यों रो रही हो, बताओ हमें क्या परेशानी है। मायरा ने उठने की कोशिश की तो प्रिया जी और राकेश जी ने मायरा को उठने में हेल्प की और प्रिया जी ने बेड के हेड साइड पिलो लगाकर मायरा को ठीक से बैठा दिया। मायरा ने राकेश जी और प्रिया जी का हाथ अपने दोनों हाथों से पकड़कर अपनी नज़र नीचे झुकाकर बोली, आई एम सॉरी मम्मा पापा, मैंने आप लोगों की खुशियां छीन ली, आपके दादा दादी बनने का हक छीन लिया। यह कह मायरा की आंखों से आंसू छलक आए। प्रिया जी और राकेश जी ने एक दूसरे को देखा, फिर राकेश जी ने मायरा को देखा और उसके पास बेड पर बैठकर उसकी चिन को अपने एक हाथ से पकड़कर उसके चेहरे को अपनी तरफ करके मायरा को देखते हुए बोले, मुझे दादा नहीं बनना है, मुझे तो सिर्फ अपनी इस प्यारी सी बेटी का पापा बनना है। ये बात राकेश जी ने मायरा के आंसू पोंछते हुए स्माइल करते हुए कही थी। प्रिया जी थोड़ा मजाकिया अंदाज में बोली, और मुझे भी दादी नहीं बनना। दादी बनने के बाद तो बूढ़ों वाली फीलिंग आती है और मुझे बूढ़ा नहीं होना। ये कह प्रिया जी ने अपनी आंखों के कोनों से मायरा को देखा तो उन्हें मायरा के चेहरे पर हल्की सी स्माइल दिखी। प्रिया जी की बातें सुन मायरा और राकेश जी दोनों हंस देते हैं। मायरा को हंसता देख राकेश जी और प्रिया जी को अपने मन में संतुष्टि सी मिलती है। वहीं अरमान रूम के बाहर कांच के बनी खिड़की से यह सब देख रहा था। हालांकि उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था कि वो लोग क्या बातें कर रहे हैं और किस बात पर हंस रहे हैं। वो तो बस मायरा को हंसता देख खुश था। वहीं मायरा हंसते हंसते रो पड़ती है। मायरा को रोते देख प्रिया जी और राकेश जी के चेहरे पर स्माइल फिर से गायब हो जाती है। प्रिया जी मायरा के पास आकर उसके गाल पर हाथ रखती हैं तो मायरा प्रिया जी की कमर में अपनी बाहें डालकर अपना चेहरा प्रिया जी के पेट में छुपाकर रोने लगती है। वहीं प्रिया जी मायरा को रोते देख अपना एक हाथ उसके गाल पर रखती हैं और दूसरे हाथ से उसकी पीठ सहलाती हैं। मायरा प्रिया जी से लिपटी हुई रोते हुए कहती है, मम्मा, मैं कभी माँ नहीं बन सकती, मैं कभी भी अपने बच्चे को अपनी गोद में नहीं ले सकती, मुझे मेरा बच्चा चाहिए मम्मा, प्लीज़ मुझे मेरा बच्चा वापस ला दीजिए। ये कहते हुए मायरा बहुत रो रही थी।
मायरा की बातें सुन और उसे रोता देख प्रिया जी की आंखों से भी आंसू बह निकलते हैं। प्रिया जी ने बेबसी से राकेश जी की तरफ देखने लगी। राकेश जी भी खुद को बहुत बेबस महसूस कर रहे थे। वे कुछ कह भी नहीं पा रहे थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो मायरा को कैसे चुप कराएं। मायरा को रोते देख अरमान को अपने दिल में बहुत दर्द हो रहा था। उसकी आंखों से भी आंसू की कुछ बूंदें निकलकर उसके गालों पर आ गई थी। लेकिन जल्दी अरमान ने खुद को संभाला और अपने आंसू पोंछकर रूम के दरवाजे के पास आया और गहरी सांस लेकर सांस छोड़ते हुए खुद को नॉर्मल दिखाते हुए रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आता है। अरमान अंदर आते हुए बिना किसी की तरफ देखे बोला, चलिए घर चलते हैं, मायरा को डिस्चार्ज मिल गया है। अरमान की आवाज़ सुन मायरा चुप हो जाती है और प्रिया जी से अलग होकर अपने आंसू पोंछने लगती है। प्रिया जी और राकेश जी भी अरमान की आवाज़ सुन खुद को संभालते हैं और प्रिया जी अपने आंसू पोंछती है। फिर राकेश जी ने अरमान को देखते हुए कहा, लेकिन डॉक्टर ने तो शाम को डिस्चार्ज करने को कहा था। अरमान बैग में सामान पैक करते हुए कहता है, सभी रिपोर्ट्स जल्दी आ गए और सभी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, तो डॉक्टर ने कहा कि अब मायरा को घर ले जा सकते हैं। यह कहते वक्त अरमान ने एक बार भी मायरा और प्रिया जी या राकेश जी की तरफ नहीं देखा था, क्योंकि वो अपने इमोशन सबसे छुपा रहा था। वो नहीं चाहता था कि कोई उसे ऐसे देखे। रोने की वजह से अरमान की आंखें लाल हो गई थी। बैग पैक कर अरमान ने राघव को फोन करके बुलाया और राघव को बैग लेकर पार्किंग एरिया में वेट करने को कह दिया। फिर अरमान ने राकेश जी और प्रिया जी को देखते हुए कहा, मॉम डैड आप दोनों चलिए, मैं मायरा को लेकर आता हूँ। राकेश जी ने हाँ में सिर हिलाया और प्रिया जी को साथ लेकर चले गए। सभी के जाने के बाद अरमान ने मायरा को उसके कपड़े देते हुए कहा, तुम चेंज कर लो, फिर हम भी चलते हैं। मायरा ने अरमान से कपड़े लिए और बेड से उठकर अपने धीरे धीरे कदमों से चलते हुए बाथरूम की तरफ चली गई। कुछ देर में मायरा चेंज करके बाहर आती है तो देखती है एक नर्स व्हील चेयर लिए उस रूम में खड़ी है और अरमान किसी से फ़ोन पर बात कर रहा है। मायरा नर्स की हेल्प से व्हील चेयर पर बैठ जाती है। मायरा के बैठते ही नर्स व्हील चेयर को धकेलते हुए रूम से बाहर ले जाने लगती है कि तभी अरमान उस नर्स को रोकता है। 1 मिनट रुक जाइए। अरमान के रोकने पर नर्स रुक जाती है और अरमान को सवालिया नज़रों से देखने लगती है। अरमान मायरा के पास आकर नर्स को देखते हुए कहता है, हमें व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। नर्स ने थोड़े अजीब तरीके से अरमान को देखा और कहा, सर मैम बहुत वीक हैं, वो खुद चलकर बाहर तक नहीं जा सकती। इस पर अरमान ने नर्स को जवाब देते हुए कहा, किसने कहा कि ये बाहर तक चलकर जाएंगी। यह कहकर अरमान ने आराम से मायरा को अपनी गोद में उठा लिया। अरमान ने जब मायरा को व्हील चेयर पर बैठे देखा तो उसे अच्छा नहीं लगा। वहीं नर्स ने जब अरमान को मायरा को गोद में उठाते देखा तो वो उन दोनों को देख मुस्कुराई और बोली, वाकई सर मैम को व्हील चेयर की ज़रूरत नहीं है। नर्स की बात सुन अरमान ने मुस्कुराते हुए मायरा को देखा, जो अपनी नज़रें झुकाए चुपचाप थी और मायरा ने अरमान को पकड़ा हुआ भी नहीं था। जब अरमान ने मायरा को गोद में उठाया था तब वो अरमान को रोकना चाहती थी, लेकिन नर्स को अपने पास पाकर उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मायरा बाहर वालों के सामने ये नहीं जताना चाहती थी कि वो अपने हस्बैंड से गुस्सा है। नर्स ने आगे बढ़कर अरमान के लिए रूम का दरवाज़ा खोला तो अरमान मायरा को गोद में लिए हुए रूम से बाहर निकल गया। मायरा ने अभी तक अरमान को नहीं पकड़ा था। अरमान ने देखा कि मायरा ने उसे अभी तक नहीं पकड़ा हुआ है तो उसने गिरने की एक्टिंग करते हुए थोड़ा लड़खड़ा गया। गिरने के डर से मायरा ने जल्दी से अरमान के गले में अपनी बाहें डालकर उसे कसकर पकड़ लिया और अपना चेहरा अरमान की गर्दन में छुपाकर अपनी आंखें बंद कर लीं। यह देख अरमान के चेहरे पर स्माइल आ गई और अच्छे से मायरा को अपनी गोद में पकड़कर चलने लगा। वहाँ मौजूद सभी लोग और नर्सेज अरमान और मायरा को ही देख रहे थे। जब मायरा को एहसास हुआ कि वो गिरी नहीं है तो उसने अपना चेहरा अरमान की गर्दन से निकालकर अपने आसपास देखा तो पाया सभी लोग उन दोनों को ही देख रहे हैं और स्माइल कर रहे हैं। ये देख मायरा को अनकंफर्टेबल फील होने लगा और साथ ही शर्म भी आने लगी। उसने शर्म से अपना चेहरा दोबारा से अरमान की गर्दन में छुपा लिया। अरमान मायरा को लेकर हॉस्पिटल के बाहर आ गया था। बाहर आते ही उसे अपनी गाड़ी देखी जहां आरव उन दोनों का ही वेट कर रहा था। आरव ने अपने कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिए। अरमान को आता देख राघव ने गाड़ी का डोर ओपन किया। अरमान मायरा को अपनी गोद में लिए ही गाड़ी के अंदर बैठ गया। अरमान के बैठते ही राघव ने डोर क्लोज किया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गाड़ी ड्राइव करने लगा।
वहीं मायरा ने खुद को अरमान से अलग किया और उसकी गोद से उठने लगी तो अरमान ने उसको कमर से पकड़कर दोबारा अपनी गोद में बिठा लिया। ये देख मायरा ने गुस्से से अरमान को देखा तो अरमान ने रिक्वेस्ट भरी नज़रों से मायरा को देखने लगा, लेकिन मायरा ने उसकी रिक्वेस्ट को नज़रअंदाज करते हुए अपनी नज़रें अरमान से फेर ली और उसकी गोद से उठकर साइड वाली सीट पर बैठ गई और गाड़ी की खिड़की के बाहर देखने लगी। अरमान ने भी दोबारा कोई ज़बरदस्ती नहीं की और मायरा को जाने दिया। अरमान जानता था कि मायरा अभी उससे बहुत नाराज़ है, लेकिन वो जल्दी मायरा को मना लेगा, यही सोचकर अरमान ने खुद को तसल्ली दी। इसी तरह एक महीना बीत गया। मनाली में जब मेहरा परिवार को मायरा के अबॉर्शन के बारे में पता चला था, तब उन लोगों ने गोद भराई की रस्म को कुछ समय के लिए आगे बढ़ा दिया था और अब रिया का 9 मंथ शुरू हो गया था, तो गोद भराई की रस्म उन्होंने 4 दिन बाद की रखी थी। वहीं जब से मायरा का अबॉर्शन हुआ था, तब से ही मायरा अरमान से बात नहीं कर रही थी और ना ही रूम से बाहर निकलती थी, ना ही किसी से ज़्यादा बातें करती थी, क्योंकि जब से मायरा हॉस्पिटल से आई थी, तब से दादी जी ने मायरा से उसके हालचाल नहीं पूछे थे और ना ही मायरा से ज़्यादा बातें करती थी, ना ही पहले की तरह उसके साथ बैठती थी। मायरा दादी जी की ये बेरुखी अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो अपने रूम में ही रहने लगी थी। पहले की तरह मलिक मेंशन में रौनक नहीं रही थी। इस एक महीने में सिया और ओबराय फैमिली अक्सर मायरा से मिलने आते रहते थे। जब जब ओबराय फैमिली मलिक मेंशन आते थे, बस तभी मायरा अपने रूम से बाहर निकलती थी। आज सिया मायरा से मिलने आई थी और इस वक्त सभी डाइनिंग टेबल पर डिनर करने के लिए बैठे थे। हमेशा की तरह अरमान ने मायरा को प्लेट में खाना सर्व किया। मायरा के लिए अलग से न्यूट्रिशन फूड बनता था। अरमान मायरा की सेहत को लेकर कोई लापरवाही नहीं करना चाहता था। अरमान ने मायरा की बहुत अच्छे से केयर की थी। सही समय पर खाना और मेडिसिन मिलने की वजह से मायरा बहुत जल्दी ठीक हो गई थी। सभी खाना खा रहे थे और दादी जी सिया को खाना सर्व करते हुए बोली, तुम ये सब्जी खाओ, बहुत टेस्टी बनी है और इन दोनों तो चटपटा खाने का मन करता है। ये सब सब्जी स्पेशल तुम्हारे लिए बनवाई है। सिया ने अपनी प्लेट के ऊपर हाथ रखते हुए बोली, बस दादी, मुझे और नहीं खाना है, मेरा पेट भर गया, मुझसे और नहीं खाया जाएगा। दादी जी ने सिया की प्लेट में सब्जी डालते हुए कहा, तुम टेस्ट करके तो देखो, तुम्हें अच्छा लगेगा। वहीं मायरा यह सब सुन रही थी, लेकिन उसने अपने खाने की प्लेट से नज़र उठाकर एक बार भी सिया और दादी जी की तरफ नहीं देखा। वो बस चुपचाप अपना खाना खा रही थी। वहीं प्रिया जी अच्छे से मायरा के अंदर चल रही फीलिंग्स को समझ रही थी। उन्होंने भी दादी जी के बिहेवियर को नोटिस किया था कि किस तरह वो मायरा से कटी कटी रहने लगी थी। जब मायरा प्रेग्नेंट थी, तब दादी जी उससे भी ऐसे खाने के लिए फोर्स करती थी, उसका बहुत ध्यान रखती थी और अब दादी जी मायरा से कभी भी उसके खाने पीने को लेकर कुछ नहीं कहती थी, उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देती थी। सिया ने खाना खाते हुए मायरा की तरफ देखा और कहा, मायरा तूने अपनी पैकिंग कर ली? मायरा ने बिना सिया की तरफ देखे खाना खाते हुए हाँ में सिर हिला दिया। अरमान ने शॉकिंग भरे एक्सप्रेशन से सिया से पूछा, पैकिंग? कहाँ जा रही हो तुम दोनों? राकेश जी ने अरमान को देखते हुए कहा, कल कुणाल आ रहा है इन दोनों को लेने, रिया की गोद भराई है इसलिए। अरमान को याद आता है कि कुणाल ने उससे पहले ही कहा था कि जब गोद भराई होगी तो वो कुछ दिन पहले ही सिया और मायरा को ले जाएगा। अरमान ने मायरा की तरफ देखा, जो अभी भी चुपचाप खाना खा रही थी। मायरा की चुप्पी घर के सभी सदस्यों को खलती थी। उन्हें मायरा का यूं चुप रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। उन्हें तो हंसती बोलती मायरा अच्छी लगती थी। सभी का खाना हो चुका था। खाना खाने के बाद सभी लिविंग एरिया में सोफे पर बैठकर बातें कर रहे थे। वहीं मायरा खाना खाने के बाद अपने रूम में चली जाती है। कुछ देर बाद सामर्थ्य सिया को लेने आता है। सभी से मिलकर कुछ देर सभी के साथ बैठकर बातें करने के बाद सिया को लेकर चला जाता है। प्रिया जी, दादी जी और अरमान उन दोनों को छोड़ने के लिए बाहर तक आते हैं। सिया को गाड़ी में बैठाकर सामर्थ ड्राइविंग सीट पर आकर बैठता है और सबको बाय बोलकर गाड़ी स्टार्ट करके चला जाता है। उन दोनों के जाने के बाद प्रिया जी दादी जी को लेकर अंदर चली जाती हैं और अरमान जैसे ही घर के अंदर जाने के लिए मुड़ता है, उसकी नज़र अपने रूम के बाहर बनी छत पर जाती है, जहाँ मायरा शांति से एक जगह खड़ी जाती हुई सिया को देख रही थी। अरमान कुछ सोचकर घर के अंदर जाता है और सर्वेंट को गर्म दूध का गिलास अपने रूम में भेजने को बोलकर रूम में चला जाता है। ठंड का मौसम शुरू हो चुका था और इस वक्त ठंडी हवाएं चल रही थी।
ठंडी हवाओं के झोंके मायरा को छूकर निकल रहे थे, लेकिन मायरा को ठंड का एहसास भी नहीं हो रहा था। अरमान मायरा के पास आकर पीछे से उसे गर्म स्टॉल उड़ाता है और उसे पीछे से ही हक कर लेता है और अपना गाल मायरा के गाल से टच करके कहता है, जान, यहाँ ठंड में क्या कर रही हो? तुम्हारी तबीयत खराब हो सकती है। लेकिन मायरा कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप ऐसे ही खड़ी रहती है। मायरा को चुप देख अरमान उसके गाल पर किस करके कहता है, तुम सिया के जाने तक उसके पास क्यों नहीं रुकी और ना ही उसे सी ऑफ करने नीचे आई? मायरा ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा, कल तो मैं उसके साथ जा ही रही हूँ। ये कह मायरा ने खुद को अरमान की बाहों से आज़ाद किया और वापस अपने रूम में जाने लगी तो अरमान ने उसका हाथ पकड़ लिया और उसकी तरफ पलटकर कहा, तुम मुझसे इतना दूर क्यों रहती हो? आखिर कब तक ऐसे मुझसे दूर होगी? इस पर मायरा ने कोई जवाब नहीं दिया और अरमान से अपना हाथ छुड़ाकर बिना अरमान की तरफ देखे वापस रूम में चली गई। अरमान से अब मायरा की बेरुखी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इन दिनों अरमान ने कई कोशिश की थी मायरा को मनाने की, लेकिन मायरा उसकी तरफ ना देखती, ना ही बात करती। अरमान को अब मायरा के इस तरह के बिहेवियर पर बहुत गुस्सा आने लगा था। अरमान गुस्से में रूम में वापस आता है, तभी एक सर्वेंट दूध का गिलास ट्रे में लिए डोर के पास खड़ा होकर डोर नॉक करता है। तो अरमान उस सर्वेंट को देखकर दूध का गिलास टेबल पर रखने को कहता है, तो वो सर्वेंट दूध का गिलास कॉफ़ी टेबल पर रखकर रूम का दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। सर्वेंट के रूम से बाहर जाते ही मायरा चेंज करके चेंजिंग रूम से बाहर निकलती है और बेड पर आकर बैठती ही है। तभी अरमान उसके आगे दूध का गिलास कर देता है, तो मायरा मना करते हुए कहती है, आज मैंने ज़्यादा खाना खा लिया है, तो अब मैं दूध नहीं पी पाऊंगी। यह कहकर मायरा ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाती है। अरमान पहले ही उसके बिहेवियर से गुस्सा हो रहा था और अब मायरा को दूध के लिए मना करते देख उसे और गुस्सा आ जाता है। लेकिन अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए अरमान मायरा को फिर से दूध पीने को कहता है, तो मायरा फिर से मना कर देती है और पलटकर दूसरी साइड अपना फेस कर सो जाती है। फिर से अपने आप को इग्नोर होता देख अरमान गुस्से से भर जाता है। उसे लगता है कि मायरा दूध ना पीने के बहाने मना रही है। मायरा का इस तरह का बिहेव अब अरमान के बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। अरमान गुस्से में अपने हाथ में पकड़े गिलास को कसकर पकड़ लिया और गिलास एक धड़क की आवाज़ के साथ उसके हाथ में ही टूट गया। गिलास टूटने की आवाज़ सुन मायरा पलटकर अरमान की तरफ देखती है। अरमान अभी भी अपनी गुस्से भरी नज़र से मायरा को ही देख रहा था। हाथ में गिलास टूटने की वजह से अरमान के हाथों में कुछ कांच के टुकड़े लग जाते हैं, जिस वजह से उसके हाथ से खून निकलने लगता है। अरमान के हाथों से खून निकलता देख मायरा एक झटके से बेड से उठ जाती है और अरमान का हाथ पकड़कर घबराते हुए कहती है, ये क्या किया आपने? कहाँ ध्यान था आपका? देखिए कितना खून बह रहा है और कितना दर्द हो रहा होगा आपको। इस बीच अरमान की नज़र मायरा से एक पल के लिए भी हटी नहीं थी। अरमान ने गुस्से से अपने हाथों को झटके से मायरा के हाथों से छुड़ा लिया और गुस्से में मायरा को देखते हुए कहा, दर्द तो तुम दे रही हो मुझे। मैं भी हर रोज ना मुझसे बात करती हो, ना ही मेरी तरफ देखती हो। तुम मुझे इस तरह इग्नोर करती हो जैसे मैं तुम्हारा लाइफ में कोई मैटर ही नहीं रखता। फिर अपने दूसरे हाथ से मायरा की बाजू को कसकर पकड़ते हुए उसे अपने करीब खींचता है और मायरा की आंखों में देखते हुए गुस्से में अपने जबड़े भींचकर कहता है, ऐसा भी क्या कर दिया है मैंने जो तुम इतना नाराज हो मुझसे? अकेले तुमने ही अपना बच्चा नहीं खोया है, मैंने भी अपने बच्चे को खोया है। अगर तुम कभी माँ नहीं बन सकती तो मैं भी कभी बाप नहीं बन सकता। और तुम इतना जो खामोश रहती हो, ना किसी से बात करती हो, ना ही किसी से मिलती जुलती हो, ये सब करके तुम साबित क्या करना चाहती हो? कि अकेले तुम्हें दुख है अपने बच्चे को खोने का, मुझे नहीं? इतना कि अरमान ने मायरा को झटके से खुद से दूर धकेल कर छोड़ दिया और फिर मायरा को देखकर कहा, दूर रहना चाहती हो ना मुझसे? तो रहो दूर, अब मैं भी तुम्हारे पास नहीं आऊँगा। ये कर अरमान रूम से बाहर चला जाता है। वहीं मायरा अपनी आंखों में आंसू लिए बस अरमान को ही देख रही थी। अरमान के जाने के बाद मायरा वहीं खड़ी होकर अरमान की बातों को याद कर रही थी। उसे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अरमान किस बात से इतना ज़्यादा गुस्सा हो गया है। वो तो सबसे इसलिए मिलती जुलती नहीं थी क्योंकि दादी को मायरा का सबसे मिलना जुलना, बातें करना पसंद नहीं आता था। स्पेशल सिया के साथ रहना। मायरा जब भी सिया के साथ होती तो दादी किसी न किसी बहाने से सिया को अपने साथ ले जाती। सिर्फ अरमान को दादी ही नहीं बल्कि सामर्थ की दादी को भी सिया का मायरा के साथ रहना पसंद नहीं आता था। इस मामले में दोनों दादियों की सोच बहुत
पुराने ज़माने की थी। उन्हें लगता था कि जो औरत माँ नहीं बन सकती, उसे किसी भी शुभ काम में नहीं होना चाहिए और ना ही किसी दूसरी प्रेग्नेंट औरत के आसपास रहना चाहिए। इसलिए मायरा सिया से भी दूर रहती थी। सिया से दूर रहना मायरा के लिए कितना मुश्किल था, ये तो वही जानती थी। मायरा की नज़र जब फ्लोर पर गिरे खून पर गई, तब उसे अरमान के हाथ में लगी चोट का ख्याल आया। मायरा जल्दी से हरकत में आई और अपने आंसू पोंछकर ड्रेसिंग टेबल के ड्रॉर से फर्स्ट एड बॉक्स लेकर रूम से बाहर निकलकर अरमान को ढूंढते हुए स्टडी रूम तक पहुंच गई। लेकिन अरमान उसे स्टडी रूम में नहीं मिला। अरमान को स्टडी रूम में न पाकर मायरा स्टडी रूम से बाहर निकलती है और किचन में जाकर हेड सर्वेंट से अरमान के बारे में पूछती है। तो हेड सर्वेंट से उसे पता चलता है कि अरमान बार में है। मायरा किचन से निकलकर बार की तरफ चली जाती है और वहां जाकर देखती है कि अरमान ड्रिंक कर रहा है। जब अरमान गुस्से में रूम से निकला था, तब वो बार में आ गया था और तब से न जाने कितना ड्रिंक कर चुका था। मायरा अरमान के पास जाती है और बार काउंटर पर फर्स्ट एड बॉक्स रखती है और जिस हाथ में अरमान को चोट लगी थी, उस हाथ को अपने हाथ में लेती है। जब अरमान को एहसास होता है कि किसी ने उसका हाथ पकड़ा है, तो वो उस तरफ देखता है। अरमान अपनी सोच में इतना खोया हुआ था और ड्रिंक कर रहा था कि उसे पता ही नहीं चला कि मायरा कब उसके पास आई। उसे तब पता चला जब मायरा ने उसका हाथ पकड़ा। मायरा को अपने सामने देखकर अरमान ने नाराजगी से अपना हाथ मायरा से छुड़ा लिया और अपनी नज़रें मायरा से फेर कर बोला, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। मायरा ने एक नज़र अरमान को देखा, फिर अरमान का हाथ पकड़कर ड्रेसिंग करते हुए बोली, मुझे पता है कि आपको मेरी ज़रूरत नहीं है। मायरा ने अरमान के हाथ पर दवा लगाकर पट्टी कर दिया। फिर अरमान की तरफ देखा तो अरमान अपने दूसरे हाथ से विस्की की बोतल से गिलास में विस्की डाल रहा था। गिलास में विस्की डालने के बाद बोतल को साइड में रखकर अरमान ने गिलास को अपने हाथों में लिया और एक ही सांस में पूरी विस्की उसने गले के नीचे उतार ली और गिलास को वापस टेबल पर रख दोबारा से गिलास में विस्की डालने लगा। ये देख मायरा ने अरमान के हाथ से विस्की की बोतल छीन ली और अरमान को देखते हुए कहा, बस कीजिए अरमान, और कितना पियेंगे। अरमान ने एक नज़र मायरा को देखा, फिर उसके हाथ से बोतल छीन कर बोला, तुम्हें क्या, मैं जितना मर्जी उतना पीऊँ, तुम्हें तो मेरे होने ना होने से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। तो ये मेरी केयर करने का दिखावा बंद करो। इतना कर अरमान ने गिलास में विस्की डालकर फिर से पीना शुरू कर दिया। अब तक अरमान बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर चुका था, उसे काफ़ी नशा भी हो गया था। मायरा वहीं खड़ी अरमान को ड्रिंक करते हुए देख रही थी। इससे पहले उसने कभी अरमान को इतना ज़्यादा ड्रिंक करते हुए नहीं देखा था। मायरा अरमान के पास जाकर उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से रिक्वेस्ट करते हुए कहा, प्लीज़ अरमान, बस कीजिए। लेकिन अरमान ने मायरा की एक नहीं सुनी और पूरी बोतल ख़त्म कर दी। अरमान विस्की की 2 बोतल पी चुका था। अरमान अपनी जगह से उठा तो नशे में होने की वजह से वो लड़खड़ाकर गिरने को हुआ। तो मायरा ने आगे बढ़कर अरमान को थाम लिया और उसे संभाल कर ठीक से खड़ा किया। अरमान ने बार काउंटर पर हाथ रखकर खुद को संभालते हुए मायरा को खुद से दूर धकेलते हुए कहा, मैंने कहा ना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, तुम जाओ यहाँ से, मैं खुद को संभाल सकता हूँ। इतना कि अरमान बार काउंटर से लड़खड़ाते हुए चलकर वहीं रखे सोफे तक गया और सोफे पर लेट गया और अपनी आंखें बंद करके धीरे से अपनी लड़खड़ाती जबान से बोला, अगर तुम मेरे बिना रह सकती हो तो मैं भी तुम्हारे बिना रह सकता हूँ। दूर चली जाओ मुझसे हमेशा के लिए। मायरा वहीं कुछ दूर पर खड़ी अरमान की सारी बातें सुन रही थी। अरमान की बात सुन मायरा की आंखें नम हो गईं। मायरा अरमान के पास आकर अपने घुटनों पर बैठकर अरमान को देखकर बोली, चली जाऊंगी हमेशा के लिए, आपसे दूर चली जाऊंगी। फिर अरमान के माथे पर आए बालों को मायरा ने अपनी उंगलियों से पीछे की तरफ किया और उसके सिर को सहलाते हुए उसके करीब आकर उसके माथे को चूम लिया। नशे में होने की वजह से अरमान सो चुका था, इसलिए उसे मायरा की कहीं कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी। अरमान के माथे को चूमते ही मायरा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर लीं और उसकी आंखों से आंसू बह निकले। मायरा ने अरमान के चेहरे को अपने दोनों हाथों में थाम कर रोते हुए कहा, मैं कैसे रहूंगी आपके बिना। यह कह मायरा अरमान के पूरे चेहरे को चूमने लगती है। मायरा के आंसुओं से अरमान का पूरा चेहरा भीग चुका था। मायरा ने रोते हुए अरमान के सीने पर अपना सिर रख लिया और कंधे से उसकी शर्ट को कसकर पकड़ लिया। कुछ देर बाद जब मायरा चुप हो जाती है तो वो देखती है कि ठंड की वजह से अरमान थोड़ा थोड़ा कांप रहा है।
ये देख मायरा अपनी जगह से उठी और ब्लैंकेट लेने अपने रूम की तरफ जाने लगी। अपने रूम की तरफ जाने के लिए जब मायरा ने अपना पहला कदम सीढ़ियों पर रखा तो पीछे से किसी ने उसे आवाज़ देकर रोका। मायरा। आवाज़ सुनकर मायरा के कदम वहीं रुक जाते हैं और अपने कदम पीछे लेकर उस तरफ देखती है जहाँ दादी जी खड़ी उसी को बुला रही थी। मायरा दादी जी के पास जाती है और पूछती है, जी दादी, कुछ चाहिए था आपको? दादी जी ने मायरा को देखते हुए कहा, हमने पेपर्स तैयार करवा लिए हैं, कल शाम तक हमें पेपर्स मिल जाएंगे और तुम सुबह ही मनाली जा रही हो, तो जब हम रिया की गोद भराई के लिए मनाली आएंगे तो पेपर्स अपने साथ ले आएंगे, तभी तुम उन पेपर्स पर साइन कर देना। मायरा को कुछ समझ में नहीं आया कि दादी किन पेपर्स की बात कर रही हैं। उसने दादी को देखते हुए पूछा, कौन पेपर्स दादी? दादी ने एक नज़र मायरा को देखा, फिर उससे अपनी नज़रें फेर कर थोड़ा आगे तक चलकर आई और बोली, डाइवोर्स पेपर। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।